जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए गुणनखंड का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आप लोग प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। आज के जितने भी प्रश्न हैं ये सभी अपने आप में कंसेप्टुअल हैं, यानी अगर आप इनके कंसेप्ट को समझते हैं तभी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, अन्यथा प्रश्नों को समझने में बड़ी असुविधा होगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर 5 प्रश्नों को लिए हैं और इन 5 प्रश्नों के सबसे पहले कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इनके कंसेप्टों को समझ जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप आराम से ओरल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन प्रश्नों को जो है हल करने के तरीके के जो कंसेप्ट बनेंगे उनको समझाएंगे और आपको आराम से देखना होगा। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि यदि किसी संख्या यानी के सभी गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो प्रारंभ से दूसरे वाले और पांचवें वाले गुणनखंड का गुणनफल स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो n के कितने गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको कंसेप्ट सीखना है, इसके बाद इस प्रश्न को ओरल करना होगा। देखिए यहाँ पर हम एक संख्या क्या ले लेते हैं, 24। जब हम एक संख्या 24 ले लेते हैं तो देखिए यहाँ समझना क्या है। हम कह सकते हैं कि बताइए 24 के गुणनखंड कौन कौन होंगे। तो आप कह सकते हैं 1 से कटेगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 के बाद देखिए क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 के बाद क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 के बाद 12 होगा और 12 के बाद क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि 24 के जो है गुणनखंड कौन कौन है। 1 से कट सकता है, 2 से और कितना से, ऐसे लिखा गया है 24 तक। अब यहाँ देखिए आपको समझाना यहाँ पर क्या है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह संख्या कितनी लिखी गई है, 24। और हम कह दें कि अगर इसके जो है पहले दूसरे गुणनखंड, इसके कौन से गुणनखंड, दूसरे वाले, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हम क्या कह देते हैं, दूसरे और सातवां। बहुत ध्यान से आपको समझना है। हम कह दें दूसरे और सातवें का जो गुणनफल है स्वयं संख्या प्राप्त होती है। जब स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो आप एक बार करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 12 × 2 यानी 2 × 12 बराबर कितना, 24 हो जाएगा, यानी स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा तो n के कितने गुणनखंड हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन से स्थान पर है, तो ये है 2वें स्थान पर, और इसको देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। और यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, कहा गया है n के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग इसको कैसे सेट करेंगे वही आपको समझना है। तो यहाँ देखिए अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखिए दूसरे और जो है सातवें का गुणनफल स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे और सातवें का गुणनफल जब स्वयं संख्या प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर एक बार आप काउंट करिए कि गुणनखंडों की जो संख्या वह कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है, 8 है। लेकिन अगर आप 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब गुणनखंडों की संख्या से एक ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या हम कह सकते हैं कि अगर यह कंडीशन बनेगी, मतलब उनका गुणनफल करने पर यानी गुणा करने पर स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद 1 घटा लीजिए तो वहाँ पर गुणनखंडों की संख्या आ जाती है। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या, बहुत ध्यान से समझना है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या देखिए हम क्या कह सकते हैं, जो फैक्टर 1 होगा, मतलब जो स्थान से दिया जाएगा वह फैक्टर 1, और जो दूसरा वाला फैक्टर का स्थानीय मान दिया जाएगा वह, दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद कितना घटा लेना है, 1 घटा लेना है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बेसिक से काउंट किए थे तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 2 4 6 8 थी। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 7 और 2 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंडों की संख्या ऐसी कंडीशन वाले प्रश्नों के लिए क्या होती है, पहले फैक्टर का जो मान होता है और जो दूसरे फैक्टर का मान होता है, दोनों को जोड़ना है। ये जो मान है कौन से हैं, स्थान वाले मान हैं, और इसमें से क्या करना है, 1 घटा देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 + 7 हो जाएगा, और 7 में इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 7 2 9 में से घटाएंगे 8 हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए अब इन प्रश्नों को अगर आप हल करने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या लिखा गया है, यदि किसी संख्या n के सभी गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो प्रारंभ से 2वें और 5वें गुणनखंड का गुणनफल स्वयं संख्या प्राप्त होती है। मतलब ऐसी कंडीशन अगर बन जाए, जैसे देखिए आप इसको भी ले सकते हैं, हम कह दें जो है 3वें, कौन सा, 3वें, और इसके बाद कह देते हैं 6वें, 3वें और 6वें। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 8 3 कितना हो जाएगा, 24। जब ऐसी कंडीशन बने कि संख्याओं का गुणनफल करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर कंसेप्ट देखिए क्या बनता है कि आप 3 और 6 जोड़ लीजिए, जितना आता है उसमें से क्या करिए, घटा लीजिए। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि n के गुणनखंडों की संख्या, किसकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे जो पहला वाला स्थान उसको जोड़िए यानी 2, और दूसरा वाला
स्थान कितना है 5, और दोनों को जोड़ने के बाद एक घटा लीजिए। तो यहाँ पर 5 2 7, 7 में से एक घटाएंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर पहले का आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा दिया गया है, यदि किसी संख्या n के सभी गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में लिखा जाए, बढ़ते का मतलब देखिए वही आरोही क्रम में लिखा जाए, तो प्रारंभ से 3 में, देखिए कहा गया प्रारंभ से 3 में व प्रारंभ से 7वें का गुणनखंड का गुणनफल स्वयं संख्या प्राप्त होती है। मतलब ऐसी देखिए अगर कंडीशन बनती है तो क्या बताए हैं शॉर्टकट में कि आप दोनों स्थानों को जोड़ेंगे फैक्टर के और उसके बाद एक घटा लेंगे। तो यहाँ पर दूसरे वाले प्रश्न में क्या हो जाएगा, अब आप उम्मीद है ओरल कर ले जाएंगे। गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जाएगी पहले वाले फैक्टर का स्थान का मान लिखिए। तो पहले वाले फैक्टर का स्थान का मान कितना है 3 और दूसरे का कितना है 7। देखिए यहाँ एक कंडीशन भी बननी चाहिए कि उनके गुणनखंडों का जो गुणनफल है वह संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम प्रूफ करके दिखाएं, हमेशा ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर ये शॉर्टकट अप्लाई होगा, अगर नहीं बनेगी तो नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 7 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, उसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। तो दूसरे वाले प्रश्न में n के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो उम्मीद है आप दोनों प्रश्नों को आराम से समझ लिए होंगे, इसको आप सभी लोग आराम से समझेंगे और नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है यदि 1 और √n के मध्य संख्या n के 3 गुणनखंड है तो n के गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी। यानी यहाँ पर देखिए आपको एक n ऐसी संख्या लेना होगा क्योंकि इसके गुणनखंड निकल रहे हैं, इसका मतलब जो √n है वह कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी ऐसा हो सकता है। तो इसको देखिए हम उदाहरण के माध्यम से कैसे समझते हैं। हम एक संख्या क्या ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। देखिए अगर आप संख्या 36 ले लेते हैं, मतलब माना n बराबर कितना 36, जब आप n बराबर 36 ले लेंगे तो √n का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 36 का √ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, अब हम यहाँ क्या करते हैं 36 के गुणनखंडों को लिख देते हैं। तो देखिए 36 के गुणनखंड कौन कौन, मतलब 36 को कौन कौन कटा सकता है। तो देखिए 1 कटा सकता है, 2 कटा सकता है, 3 कटा सकता है, इसके बाद 4 कटा सकता है, फिर 6 कटाएगा, 6 के बाद कौन कटा सकता है, 9 कटा सकता है, 9 के बाद 12 दूनी 24, 12 तिया 36, मतलब 12 भी कटा सकता है, और 12 के बाद देखिए 18 कटा सकता है, और 18 के बाद कौन कटाएगा 36 कटाएगा। तो अब आप समझिए यहाँ पर जो 6 है वह क्या है √n का मान है, इसका मतलब हम कह सकते हैं जो यह 6 है यह क्या है √n है, यह क्या है √n है। और यहाँ पर देखिए यह क्या है, यह 1 है। तो यहाँ पर काउंट करिए तो 1 और √n मतलब ये जो 6 है इनके बीच में कितने गुणनखंड आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 3 आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए 3 गुणनखंड यहाँ है, और अगर स्वयं संख्या की बात करेंगे n की तो इनके मध्य में देखिए फिर कितने आ रहे हैं, तो 3 यहाँ भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि 3 यहाँ का जोड़ें और 3 यहाँ का जोड़ें, यानी ऐसी स्थिति में गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 3 यहाँ का जोड़ें और 3 यहाँ का जोड़ें, इसके बाद 1 यहाँ का, 1 यहाँ का और 1 यहाँ का जोड़ लें। यानी आप क्या कर सकते हैं, जब 3 को 2 बार जोड़ना है तो 3 में सीधे क्या कर सकते हैं 2 से गुणा कर सकते हैं। तो जब 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना 6 हो जाएगा, और 6 के बाद 7 8 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर शॉर्टकट बनाने का प्रयास करते हैं तब क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो 3 का मान दिया जाएगा, यानी जो यहाँ पर 3 दिया है हम क्या करेंगे सीधे उसका दुगुना कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 3 कहा है तो 3 यहाँ भी आएगा, इसका मतलब हम 3 का क्या कर लेंगे दुगुना कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए शॉर्टकट बना देते हैं। शॉर्टकट क्या हो जाएगा, गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऐसी कंडीशन अगर फॉलो हो जा रही है और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ 3 2 बार आ रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं 2 में 3 से गुणा कर देंगे। और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो एक तो 1 जोड़ना पड़ेगा, एक √n का मान जोड़ना पड़ेगा, और एक स्वयं वह संख्या जोड़ना पड़ेगा 36 यानी जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1 धन कितना 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 प्लस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर यह जो गुणनखंडों की संख्या यह क्या है शॉर्टकट वाला मान है, मतलब जो बीच में गुणनखंड होंगे उसका आप सीधे दुगना करेंगे और उसमें कितना जोड़ देंगे 3 जोड़ देंगे। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न को लगा करके दिखाते हैं।
गुणनखंडों की संख्या। बताइए गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो आप क्या कहेंगे, जो 3 दिया गया है उसका दुगुना करिए। क्यों? चूंकि 3 इधर आएगा तो 3 इधर भी आएगा, तो आप क्या करेंगे, 3 का दुगुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का दुगुना करेंगे तो 6 होगा, और यह प्रश्न भी ऐसे ही मैच कर गया है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। एक बार शॉर्टकट में करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 और प्लस कितना जोड़ लेते हैं? 3। ऐसे प्रश्नों में कितना जोड़ना था? 3। 3 क्यों जोड़ते हैं? चूंकि एक है और एक अंडर रूट n का मान है और एक स्वयं वह संख्या, और उसके बीच में देखिए 3 इधर है और 3 इधर, इसलिए 3 का गुणा किया गया है। तो 3 दूना 6 और 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए अब अगर आप चौथे प्रश्न को ओरल लगाएंगे तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए सीधे क्या करना है, जो n होगा वह अपने आप में पूर्ण वर्ग होगा, तभी ऐसा संभव है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर लगाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की क्या निकालना है? संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या बराबर सीधे क्या लिखेंगे आप? जो 6 है तो 6 इसके बीच में देखिए 6 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, तो हम कह सकते हैं 6 6 कितना हो जाएगा? 12। तो हमें सीधे क्या करना है, जो बीच में दिया जाएगा उसका दुगुना करना है, और क्या करना है, एक तो 1 आएगा और एक अंडर रूट n आएगा और एक n आएगा, मतलब 3 संख्याएं और आएंगी तो 3 इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 और 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऐसे ही देखिए अगर कह दिया जाए कि यदि 1 तथा अंडर रूट n के मध्य संख्या n के हम कह देते हैं 12 गुणनखंड है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? 12 में सीधे 2 से गुणा करेंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे, तो 12 दूनी 24 और 24 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अगर हम कह दें कि जो है 1 तथा अंडर रूट n के मध्य संख्या n के 24 हैं, तो आप कहेंगे 24 दूना 48, 48 में 3 जोड़ लेंगे तो 49 50 51 हो जाएगा। उम्मीद है यह कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आज के अंतिम प्रश्न को हम समझाने का प्रयास करते हैं। अंतिम प्रश्न एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद देखिए समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है? अंतिम प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी संख्या n के 8 गुणनखंड है तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए यह प्रश्न अपने आप में अच्छे खासे लेवल का है और इसको आपको बहुत आराम से समझना है। यदि किसी संख्या n के 8 गुणनखंड हैं तो n का न्यूनतम मान क्या होगा? तो क्या आपको वह संख्या पता है? नहीं। अब बताइए गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो इसके पहले आप पढ़े हैं कि n बराबर किसी संख्या का कैनोनिकल रूप जब लिखा करते हैं तो वहाँ लिखते थे कि मान लीजिए a की पावर हम लिख देते हैं क्या? l, और इंटू क्या होता था? b की पावर मान लीजिए m, और इंटू क्या है? c की पावर l m n लिख देते हैं, इंटू क्या करते हैं? d की पावर क्या लिख देते हैं? o लिख देते हैं, और गुणे डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला करते थे? तो आपको पता है कि जो पावर के रूप में मान आते हैं अभाज्य संख्या के ऊपर, उसमें एक जोड़ लेते हैं और आपस में क्या करा लेते हैं? गुणा। तो यहाँ पर भी क्या करना है? तो यहाँ पर भी हम सेम प्रक्रिया यही अप्लाई कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे? यल में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, और इंटू क्या करेंगे? यम में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, और इसी तरह से क्या करना है? यन में 1 जोड़ना है, और इसी तरह से जो ओ दिया है ओ में 1 जोड़ना है, और सबका गुणा करा लेंगे डॉट डॉट। तो इसका मान कितने के बराबर आएगा? 8 के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या ही तो आती है गुणा कराने पर, तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या पहले से दे दिया गया है जिसका मान कितना है? 8 है। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? जब 8 दिया गया है तो 8 को जो है 8 कैसे बना होगा? तो 8 जो बना होगा, देखिए यहाँ पर जो संख्या बताना वह न्यूनतम संख्या भी बताना है। तो न्यूनतम संख्या के लिए आप लोग क्या करेंगे? 8 को पहले तोड़ लीजिए। तो 8 को क्या कर सकते हैं? 8 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे कितना? 2। यानी यहाँ पर जो है 8 को जब आप 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ यल का मान कितना लिया जाए कि 2 बन जाए, और यहाँ m का मान कितना लिया जाए कि 2 बन जाए, और यहाँ n का मान कितना लिया जाए कि 2 बन जाए। तो आप लोग कह सकते हैं कि अगर हम l का मान 1 ले लें और m का मान 1 ले लें और n का मान भी कितना ले लें? 1 ले लें, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा। और यह प्रक्रिया कितनी बार करना पड़ेगा? केवल 3 बार। चौथा वाला नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि अगर हम चौथा वाला मान ले लेंगे तो गुणनखंडों की संख्या 8 दूना 16 हो जाएगी, जो कि हमें कितना बताना है? 8 बताना है।
इसलिए हम केवल इतना ही लेंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो L का मान है वह केवल 1 होगा, M का मान कितना होगा 1 होगा और N का मान कितना होगा 1 होगा, और हमें यहाँ D को अब लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जब नहीं है तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया N का न्यूनतम मान। अब बताइए यहाँ पर जो संख्या होती है एक ऐसी संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। जब अभाज्य संख्याओं में अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ले लें 17, यहाँ ले लें 11, यहाँ ले लें 13 है, तो संख्याएं बड़ी बड़ी हो जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, न्यूनतम मान बताना है। तो न्यूनतम मान के लिए यहाँ पर जो है हम बेस मतलब जो अभाज्य भाजक के रूप में संख्याएं आएंगी उसको हम छोटा छोटा करके लेंगे, तभी न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूनतम के लिए हम यहाँ पर A का मान कितना ले लेंगे 2 लेंगे, और B का मान कितना लेंगे 3 ले लेंगे, और C का मान कितना ले लेंगे, तो C का मान ले लेंगे कितना 5 ले लेंगे। अब देखिए क्या कराना है, अब इन मानों को रख दीजिए इसमें और आंसर निकाल लेंगे। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, तो कह देंगे 2 की पावर कितना है, L का मान कितना है 1, इंटू यहाँ पर B का मान 3 है, 3 की घात कितना 1, इंटू बताइए C का मान कितना 5, और 5 की घात देखिए 1 लेंगे तभी यहाँ गुणनखंड 8 बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर 1 लिखेंगे। अब बताइए संख्या कितनी हो जाएगी, चूंकि हमें न्यूनतम लेना था इसलिए 2, 3 और 5 को लिया गया है, ये पहले बता चुके हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 6 बच्चे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आपका जो अगला टॉपिक होगा वह पढ़ाया जाएगा दाईं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और उसके बाद अंकों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा।